बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे है ना, जो अपना सीजी लेखा एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर जो पहला है ना, क्वेश्चन पहला में जो मूलभूत नियम है ना, उसके संबंध में आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। मूलभूत नियम क्या होते हैं, अनुपूरक नियम क्या होते हैं, कब से लागू हुए हैं, सब चीज को आज हम यहाँ क्या करेंगे देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मूलभूत नियम एक कब से लागू हुआ है, सबसे पहले बात तो ये है ना। तो ये 1 जनवरी 1922 को लागू हुआ है, स्वतंत्रता के पहले ही लागू हो गया था भाई। यहाँ पे कब, 1 जनवरी 1922 को मूलभूत नियम लागू हो गया था। पहली बात तो ये, इसका क्रमांक को अपने याद रखना है, तो कुछ ट्रिक से बताऊंगा इसको है ना, क्रमांक को याद करने का तरीका है ना, तो उसको ट्रिक से याद रखिएगा तो लंबे समय तक क्या रहेगा अपने को याद रहेगा है ना। तो मूलभूत नियम एक क्या बोल रहा है यहाँ पे, लागू होने की तिथि है ना। तो यह नियम छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले वहां से एमपी में आया है ना, राष्ट्रीय स्तर से अब कहाँ गया, सीजी में आया, क्योंकि सीजी का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को है ना। तो ये छत्तीसगढ़ का मूलभूत नियम बन गया है। अब ये एजिटिस क्या करिए यहाँ पे कॉपी कर लिए कुछ संशोधनों के साथ यहाँ पे। तो यह नियम छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई यहाँ पे, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम कहलाएंगे। यह नियम कब से लागू हुआ है भाई यहाँ पे, 1 जनवरी 1922 से है ना, 1 जनवरी 1922 से यह नियम क्या हुआ है, लागू हुआ है। मूलभूत नियम 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रयुक्ति की सीमा है ना। प्रयुक्ति की सीमा मतलब क्या हो जाएगा, इस नियम के प्रावधान उन समस्त शासकीय सेवकों पर लागू होंगे, समस्त शासकीय सेवक है ना, उन समस्त शासकीय सेवकों पर लागू होंगे जिन्होंने संचित निधि से वेतन प्राप्त होते हैं है ना। प्रयुक्ति की सीमा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रयुक्ति सीमा वही बोल रही है, मूलभूत नियम 2 के अंतर्गत है ना। तो यह शासकीय सेवक उन शासकीय सेवकों पर लागू होंगे यहाँ पे जिनको संचित निधि से क्या होती है यहाँ पे, वेतन प्राप्त होते हैं ना। साथ ही राज्य शासन अपने नियंत्रण के अन्य शासकीय सेवकों पर भी इस नियम का प्रावधान लागू कर सकते हैं। प्रयुक्ति की सीमा है ना, तो जनरली सभी शासकीय सेवकों को संचित निधि से ही क्या होती है यहाँ पे, वेतन और पेंशन प्राप्त होते हैं, तो इसको याद रखना है ना। तो प्रयुक्ति सीमा इसके अंतर्गत आएगी है ना, ठीक है। यहाँ पे प्रयुक्ति सीमा इसको किसी के भी लागू किया जा सकता है बशर्ते उन्हें संचित निधि से वेतन प्राप्त हो रहा हो। पर जैसे विदेश सेवा में कोई बंदा जाता है ना, मान लीजिए विदेश सेवा में कोई चले गया ना, विदेश सेवा में चले गया तो उसको संचित निधि के अलावा भी अन्य निधि से भी वेतन दिया जा सकता है ना। इसको याद रखना, एक पॉइंट था यहाँ बता दिया मैंने है ना। अब देखिए मूलभूत नियम 3 है ना, मूलभूत नियम 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, नियमों का क्षेत्र है ना। नियमों का क्षेत्र क्या क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, तो नियमों का क्षेत्र क्या क्या हो जाएगा, इस नियम के प्रावधान उन शासकीय सेवक पर लागू नहीं होते है ना, नहीं होंगे जिन पर सैनिक सेवक नियम लागू होते हैं। तो यहाँ पे मूलभूत नियम है ना, इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना बड़ा है ना, इसका दायरा है ना। तो दायरे की बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे अपना सेना के है ना, सेना के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो सेना कर्मचारी अधिकारी से इतर है ये मूलभूत नियम इन पर लागू नहीं होता ये है ना। सीजी या सेंट्रल है ना, जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, उनके एम्प्लॉय ऊपर क्या होता है यहाँ पे लागू होता है, सेना के कर्मचारी ऊपर लागू नहीं होता है ना। मूलभूत नियम 9 है ना, तो मूलभूत नियम 1 2 3 हमने देखा यहाँ पे, लागू होने की तिथि देखा, प्रयुक्ति की सीमा देखा हमने यहाँ पे, और मूलभूत नियम का क्षेत्र देखा, एरिया कितना है ना, उसके एरिया का विस्तार कितना ये देखा आपने है ना। अब यहाँ पे 4 5 6 7 है ना 8 यहाँ तक इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 से 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी नहीं एग्जाम में। अपने को मूलभूत नियम 9 देखना, ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा बहुत सारी है ना, तो परिभाषाओं को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूलभूत नियम 9 1 है ना, मूलभूत नियम 9 1, तो ये सबसे पहले किसमें हो जाएगा यहाँ पे, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहले मकान को पकड़ना है ना, मकान को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है बता रहा हूँ यहाँ पे, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। पहले किसको पकड़े यहाँ पे, रोटी को नहीं, सबसे पहले मकान को पकड़े है ना। तो सबसे पहले क्या है इसमें, मूलभूत नियम 9 1 में आवंटन है। ये थोड़ा सा कुछ ट्रिक के साथ बता रहा हूँ तो इससे याद रहेगा ना, ट्रिक के साथ करोगे तो याद रहेगा। जैसे आवंटन, तो आवंटन क्या होता है, आपको मकान का भी आता है, सरकारी कर्मचारियों को है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर क्या किया जाता है, आवंटन किया जाता है ना। तो ये आवंटन वही वाला आवंटन है। आवंटन से तात्पर्य शासकीय सेवकों को स्वीकृत अनुज्ञा पत्र जिसके द्वारा वह मकान या उससे किसी भाग में निवास के रूप में उपयोग कर सके है ना, जिस पर शासन का स्वामित्व है, पट्टे पर लिया गया हो या शासन द्वारा अधिग्रहित हो, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, आवंटन बोलते हैं। मूलभूत नियम 9 परिभाषा में तो सबसे पहले क्या था इसमें, आवंटन देखा, तो आवंटन में क्या आ गया अपने यहाँ पे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स आ गए। मूलभूत नियम 9 1, मूलभूत नियम 9 2 यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान है ना, तो रोटी कपड़ा मकान हो गया यहाँ पे। तो अब पैसा भी उसमें शामिल हो गया है ना, सब पैसा रहेगा तभी ये सब चीज़ खरीद पाओगे ना भाई यहाँ पे। तो मकान के बाद क्या हो जाएगा है ना, मकान के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैसा है ना। मकान के बाद क्या हो जाएगा, 9 2 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, पैसा है ना। पैसा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेतन है ना, वेतन। तो वेतन में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे देखिए, औसत वेतन है ना। औसत वेतन तात्पर्य उस मासिक वेतन से है ना, जो उस माह के पूर्व जिसमें ऐसी घटना घटी है जिससे कारण औसत वेतन गणना करनी आवश्यकता है 10 माह में अर्जित औसत वेतन से है ना।
तो औसत वेतन क्या है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे है ना ये मासिक वेतन है ना, औसत वेतन की गणना है तो आपको हर महीना वेतन मिलता है भाई यहाँ पे, है ना, हर महीना मासिक वेतन आपको मिल रहा है। किंतु यहाँ पे यह मतलब औसत वेतन तात्पर्य उस माह से है ना, उस माह से है जिससे पूर्व, है ना, जिसमें पूर्व ऐसी घटना घटी हो जिसे कारण औसत वेतन की गणना करना आवश्यक हो गया, है ना, जिसे कारण औसत वेतन की गणना करना क्या हो गया है, आवश्यक हो गया है ना। तो 10 माह का एवरेज निकालते हैं, औसतन कितना निकालते हैं यहाँ पे, 10 माह का एवरेज निकालते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो घटना ही है जिसे कारण औसत वेतन निकालना पड़ रहा है या उसे गणना करनी पड़ रही है, उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, औसत वेतन बोलेंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात है यहाँ पे। अब मूलभूत नियम 9(2), है ना। अब 9(4), है ना, 4 में क्या है यहाँ पे, संवर्ग है, 4 में क्या है, संवर्ग, है ना, संवर्ग हो गया यहाँ पे, है ना। तो संवर्ग, है ना, तो 4 में क्या है, संवर्ग, 4 में क्या है, कितने संवर्ग है टोटल, 4 संवर्ग है, ऐसा याद रखो, कितने संवर्ग हैं, 4 संवर्ग है, 9(4), है ना, संवर्ग, है ना। तो कितने वर्ग हैं यहाँ पे, 4 वर्ग हैं, कितने संवर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। तो ऐसा याद रखिए, संवर्ग से आशय सेवा के उस भाग से है जो पृथक इकाई के रूप में क्या किए जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं, है ना, जो पृथक इकाई के रूप में क्या स्वीकृत किए जाते हैं, है ना। संवर्ग राज्य स्तर का होता है, संभाग स्तर का होता है, जिला स्तर का होता है। कैसे यहाँ पे, जिला स्तर, संभाग स्तर और क्या बोला यहाँ पे, राज्य स्तर, है ना। तो राज्य स्तर हो गया, संभाग स्तर हो गया और जिला स्तर, तो इसको अपने याद रखना, संवर्ग, ये स्टेप्स होते हैं ना। जहाँ पे आप अपनी सेवा दे रहे हो वो आपको पृथक संवर्ग कहलाएगा। जैसे आप जिला स्तर दे रहे हो तो जिला संवर्ग कराएगा। मान लो संभाग में है और संभाग स्तरीय सेवा दे रहे हो तो आपको संभाग मतलब क्या कराएगा, वो संवर्ग कहलाएगा। और राज्य स्तर पर सेवा दे रहे हो, आप मंत्रालय इंद्रावती भवन में बैठ रहे हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वो राज्य स्तरीय संवर्ग कहलाएगा, है ना। मूलभूत नियम 9(5), 5 मतलब 6, देखो 6 जो लिखते हैं यहाँ पे 6 थोड़ा कठिन है और 5 लिखने में थोड़ा कठिन है, तो 6 को, है ना, 9(5) है, मूलभूत नियम 9(5) से इसको क्या करो, कनेक्ट करो, है ना। तो यहाँ पे क्षतिपूर्वक भत्ता कितना हो जाएगा, क्षतिपूर्वक भत्ते साथ है उस भत्ते से है जो शासकीय सेवा को व्यक्तिगत खर्च पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है ना। कैसे, कौन से खर्च यहाँ पे, व्यक्तिगत खर्च, कौन से खर्च, व्यक्तिगत खर्च, है ना, जिसमें विशेष परिस्थितियों में कर्तव्य निष्पादन दौरान करने पड़ते हैं ना, जैसे विशेष परिस्थितियों में, है ना, जैसे विशेष परिस्थितियों में कर्तव्य निष्पादन के दौरान करने पड़ते हैं। इन व्ययों की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है ना, इस व्यय की प्रतिपूर्ति क्या की जाती है यहाँ पे, शासन द्वारा, किसके द्वारा, शासन द्वारा की जाती है ना। जो क्षतिपूर्वक भत्ता है, जो क्षतिपूर्वक भत्ता है इसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, शासन के द्वारा की जाती है ना, व्यक्तिगत खर्चों के लिए ना, आपको कोई व्यक्तिगत खर्च है उसके लिए दिया जाएगा। किंतु क्षतिपूर्वक भत्ता आतिथ्य सत्कार भत्ता या समुद्र मार्ग से भारत के बाहर जाने के लिए निःशुल्क पास में शामिल नहीं है ना। जैसे कुछ आतिथ्य या सत्कार भत्ता दिया जाता है उसमें शामिल नहीं है भाई यहाँ पे, और समुद्र पार बाहर जा रहे हो आप तो उसमें शामिल रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गया कुछ क्षतिपूर्वक भत्ते के उदाहरण यहाँ दिए हैं। राज्य यात्रा भत्ता जो राज्य सरकार देता है उसमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा भाई, यात्रा भत्ता। सेकंड क्या, मकान भाड़ा भत्ता हो जाएगा। और तीसरा क्या, नगर क्षतिपूर्वक भत्ता। ये इस टाइप से यहाँ पे इस तरह भत्ते दिए जाते हैं। पर ये आतिथ्य या सत्कार भत्ता या समुद्र पार, है ना, जो अब भारत से बाहर जा रहे हैं यहाँ पे या विदेश में सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें ये शामिल नहीं है ना। ठीक है, व्यक्तिगत खर्च को पूरा करने के लिए ये भी मैंने बताया, है ना। अब मूलभूत नियम 9(6), है 9(6), तो आप कितने कर्तव्य होने चाहिए यहाँ पे, 6 कर्तव्य होने चाहिए। कितने कर्तव्य होने चाहिए, 6 कर्तव्य, है ना। कर्तव्य से आते शासकीय सेवा द्वारा किए जा रहे शासकीय कार्य से है जिसमें परीक्षा अवधि, प्रशिक्षु काल यदि भविष्य में स्थायी किया जाता है तो, और पदग्रहण काल भी सम्मिलित होता है ना। तो इसमें आप परीक्षा अवधि काल में भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, प्रशिक्षु काल में भी कर्तव्य का पालन करेंगे और पदग्रहण काल में भी, है ना, अपने कर्तव्य का क्या करेंगे, पालन करेंगे ना। साथ में वे अवधि भी सम्मिलित है जिसमें शासकीय सेवक भारत में शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे लगने से लेकर, चाहे आप प्रशिक्षण काल में हो, है ना, परीक्षा अवधि में हो या फिर पद ग्रहण काल की अवधि में हो, या फिर आप कहीं पे क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं या कुछ उच्च स्तरीय कोर्स कर रहे हैं, वह भी कर्तव्य में यहाँ पे क्या होगा, शामिल होगा। जैसे आप लेखा परीक्षण कर रहे हैं ना, तो लेखा परीक्षण कर रहे हैं, ये भी आप अपने कर्तव्य क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वहन कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, जिसमें शासकीय सेवक भारतीय शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, किसी पाठ्यक्रम जिसमें पूर्ण करने के पश्चात शासकीय नौकरी की पात्रता होती है कि समाप्ति, है ना, वह सेवा प्रारंभ करने की तिथि के मध्य में अंतर को भी, है ना, कर्तव्य माना जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप शासकीय नौकरी की पात्रता होती है ना, तो है ना, कि समाप्ति प्रारंभ तिथि के मध्य अंतर को भी कर्तव्य माना। जैसे आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे मतलब यहाँ पे शासकीय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, शासकीय नौकरी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तैयारी कर रहे हैं, है ना, जॉब में रहने के साथ साथ, है ना, तो वो भी उससे मतलब जो कार्यावधि है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्तव्य श्रेणी में आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपने ऐसे एसओ का एग्जाम दिया ना, एसओ का एग्जाम दिया आपने, यहाँ पे विभागीय आपने परीक्षा दी, तो विभागीय परीक्षा दी, तो विभागीय परीक्षा की तैयारी के दौरान भी आप क्या रहेंगे, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप यहाँ पे अपने जो वर्तमान पद है उससे क्या कर रहे हैं, उच्च पद में जा रहे हैं ना, उच्च पद में जाने का प्रयास करें, तो आप शासन क्या करें, पर सेवा ही कर रहे हैं ना, और कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं भाई यहाँ पे, है ना। तो परीक्षा दिलाने के लिए, है ना, आने जाने में व्यतीत होने वाली अवधि भी कर्तव्य माना गया है ना। अब मूलभूत नियम यहाँ पे
6 का, हाँ मूलभूत नियम क्या बोला मैंने यहाँ पे 6 का, है ना। मूलभूत नियम 6 का, है ना। 6 का क्या है यहाँ पे, 6 का यहाँ पे शुल्क, है ना। मूलभूत नियम 6 का, है ना, शुल्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुल्क, है ना। देखो 6 का शब्दों कैसे घुमाना है यहाँ पे, शुल्क, है ना, शुल्क ये हो गया ना। तो ऐसे जब घुमाओ यहाँ पे तो याद रहेगा 9 6 का, क्योंकि इतने सारे नियम है, कितने सारे को याद रखोगे, है ना। तो कैसे याद रखो, यहाँ पे 9 तो कॉमन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे 6 का को कैसे याद करेंगे यहाँ पे, तो इसको 6 को स बनाओ तो शुल्क, है ना, शुल्क। तो ऐसे ही अपने क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो शुल्क से आशय शासकीय सेवक को अपने कर्तव्य के अतिरिक्त, है ना, कर्तव्य आप काम तो कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, अपने कार्य के अतिरिक्त मिलने वाली उस पारिश्रमिक राशि से है जो शासन के अतिरिक्त किसी निजी व्यक्ति, है ना, स्थानीय निकाय, निधि, कंपनी और शासकीय संस्था का कार्य करने के फलस्वरूप प्रदान की जाती है ना। समझ में आ रही बात है। अपना कर्तव्य तो कर ही रहे हो आप, है ना, अपना कर्तव्य कर ही रहे हो। यहाँ पे शुल्क मतलब यहाँ पे आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब एक पारिश्रमिक राशि है। यहाँ संबंध किसका, यहाँ पे जैसे आप एग्जाम फीस देते हो वैसे फीस नहीं, ये पारिश्रमिक की राशि है ना, जो अपने विभागीय नियमावली की भाषा में क्या है, पारिश्रमिक की क्या है यहाँ पे राशि है ना। जो शासन के अतिरिक्त किसी निजी व्यक्ति, स्थानीय निकाय, निधि, कंपनी, जैसे आपको कहीं पे शासन के अधीन यहाँ पे निजी व्यक्ति के अधीन आपको नियुक्त कर दिया गया, या फिर स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त कर दिया गया, या फिर किसी कंपनी के आपको अधीन नियुक्त कर दिया गया, या अशासकीय संस्था में कार्य करने के आपको क्या कर दिया, संलग्नीकरण कर दिया गया, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा शुल्क, है ना। यह भारत व राज्य संघ प्रदेश की संचय निधि से देय नहीं होता ना, यह भारत राज्य संघ की संचय निधि से देय नहीं होता है ना। समझ में आ रही बात है यहाँ पे। तो ये जो शुल्क दिया जाएगा संचय निधि से नहीं दिया जाएगा, ये किसी अन्य निधि दिया, क्योंकि संचय निधि जो दिया जा रहा है वो आपका क्या है, वेतन है। जो संचय निधि से दिया जा रहा है वह आपका क्या है, वेतन है। तो ये वेतन थोड़ी ना भाई, ये तो ये क्या है, शुल्क है। तो ये संचय निधि से नहीं दिया जाएगा, है ना। यह आवर्ती मतलब क्या हो सकता है, बार बार हो सकता है, या अनावर्ती एक बार, है ना, का प्रकृति का हो सकता है। तो शुल्क हो गया। शुल्क किसमें दिया है, 9/6 का, है ना, 9/6 का, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बाह्य सेवा क्या है, बाह्य सेवा पर स्थानांतरण हेतु निर्धारित शर्तों के बारे में आप क्या जानते हैं।